तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 2 से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे के सारे 4 to 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ फिजिक्स इज़ रिलेटेड टू अदर साइंसेस। फिजिक्स दूसरे साइंसेस से कैसे रिलेटेड है। तो हमें बड़ा आंसर देना है, तो हमें अच्छे खासे 1 to 2 पेज लिखने होंगे। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, फिजिक्स इज सो इम्पॉर्टेंट टू अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट विदाउट द नॉलेज ऑफ फिजिक्स अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस कैनॉट मेक एनी प्रोग्रेस। चूँकि अब फिजिक्स नेचुरल साइंस से डील करता है, तो नेचुरल चीज़ों के बिना तो आप दूसरे साइंसेस के बारे में पढ़ ही नहीं सकते हैं। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला नंबर, फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। तो अब यहाँ बताया गया है कि फिजिक्स मैथमेटिक्स से कैसे रिलेटेड है। द थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मैथमेटिकल टूल्स लाइक डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन एक्सेट्रा। तो फिजिक्स में जो थ्योरी नई नई बनती है, उनसे एक इक्वेशंस बनते हैं और वो इक्वेशंस मैथ में भी काम आते हैं। फिर बी नंबर है, फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। The concept of interaction between various particles leads to understanding the bonding and the chemical structure of a substance. The concept of X-ray diffraction and radioactivity has helped to distinguish between the various solids and to modify the periodic table. अब फिजिक्स में हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में बहुत डिटेलिंग में पढ़ते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिएक्ट, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनकी वैलेंसी भी आप जान सकते हैं। और उनके वैलेंसी जान जाएंगे तो आप केमिस्ट्री में भी चले जाएंगे। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री से डायरेक्टली रिलेटेड है। सी नंबर है, फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी। द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट हैज़ हेल्प्ड अस टू नो द ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बींग विच इन टर्न इज़ यूजफुल टू नो द वर्किंग ऑफ द हार्ट। तो फिजिक्स में ही प्रेशर के बारे में सब चीज़ डेवलप की गई थी और इस प्रेशर की मदद से हमने ह्यूमन बॉडी के ब्लड प्रेशर के बारे में पता किया और से ये पता चला कि हार्ट जो है हमारा कितना प्रेशर क्रिएट करता है और हमारे जीने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए। द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज हैज़ मेड इट पॉसिबल टू डायग्नोज द वेरियस डिजीजेज इन द बॉडी एंड फ्रैक्चर इन बोन। तो एक्स रेज, अल्ट्रासाउंड, ये सब तो फिजिक्स की देन है और यही इंस्ट्रूमेंट से बायोलॉजी का मेन ब्रांच चलता है। फिर है, द ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर हेल्पफुल इन द स्टडीज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। स्किन डिजीजेज एंड कैंसर कैन बी क्यूर्ड विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो अलग अलग रेज जो कि फिजिक्स में ही डेवलप हुई थी, जिनके बारे में पता लगाया था फिजिसिस्ट ने, जैसे कि एक्स रेज हुई, अल्ट्रावायलेट रेज हुई, गामा रेज हुई, इन सब की मदद से हम लोग अलग अलग डिजीजेस को भी क्यूर कर सकते हैं। डी नंबर है, फिजिक्स इन रिलेशन टू जियोलॉजी। अब फिजिक्स जियोलॉजी से कैसे रिलेटेड है। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस रॉक्स कैन बी नोन विद द स्टडी ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। द एज ऑफ रॉक्स एंड फॉसिल्स कैन बी नोन easily with the help of radioactivity, that is with the help of कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कार्बन डेटिंग में हम लोग ये पता लगाते हैं कि किसी भी मतलब एटम्स नहीं, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने C12 एटम जो है वो डीके कर चुके हैं। तो उन्हीं की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है या जो भी कुछ है वो कितना साल पुराना होगा। अब कार्बन डेटिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक तक बता सकता है, बिलियंस तक नहीं जाता है पर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक आपका पता लग सकता है। ई नंबर है, फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। ऑप्टिकल टेलीस्कोप हैज़ मेड इट पॉसिबल टू स्टडी द मोशन ऑफ वेरियस प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स इन आवर सिस्टम। तब एस्ट्रोनॉमी में फिजिक्स कैसे मदद करता है। तो जितने भी टेलीस्कोप्स हैं वो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सब फिजिक्स की ही देन है, क्योंकि फिजिक्स के बिना इन सब को बनाना पॉसिबल नहीं था। इन सब के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। द रेडियो टेलीस्कोप हैज़ हेल्प टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ आवर गैलेक्सी एंड टू डिस्कवर पल्सार्स एंड क्वासार्स, हेवनली बॉडीज हैविंग स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स। पल्सार्स आर रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। तब न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में भी फिजिसिस्ट ने ही बनाया था। डॉपलर्स इफेक्ट प्रेडिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, ये भी फिजिसिस्ट ने ही बताया है। और केपलर्स लॉज आर रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो ये लॉ भी जोहान्स केपलर ने बनाया है, जो कि फिजिसिस्ट ही थे। एफ नंबर है, फिजिक्स इन रिलेशन टू मीटियोरोलॉजी।
द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ टेम्परेचर लीड्स टू द फोरकास्ट ऑफ द वेदर। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ही वेदर चेंज होते रहता है, वेदर क्लाइमेट सब प्रेशर डिफरेंस के कारण चेंज होता है। और कुछ भी हैं जो इफेक्ट करते हैं, जैसे कि सन। फिर जी नंबर पर है फिजिक्स इन रिलेशन टू सीस्मोलॉजी। अब फिजिक्स सीस्मोलॉजी से कैसे रिलेटेड है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द टाइप्स ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड हेल्प अस इन स्टडिंग द अर्थक्वेक एंड इट्स इफेक्ट। अब अर्थक्वेक के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं फिजिक्स में जो अर्थक्वेक के बारे में पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन एंड फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो हमें सारे फंडामेंटल फोर्सेस पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसका आंसर अब देख लेते हैं। इसका आंसर है दीज आर द फॉलोइंग 4 बेसिक फोर्सेस इन नेचर। तो नेचर के हमारे 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरे नंबर पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरे नंबर पर है वीक फोर्स और चौथे नंबर पर है स्ट्रॉन्ग फोर्स और न्यूक्लियर फोर्सेस। अब चलिए इन सब के बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तब लॉन्ग आंसर है तो आंसर तो पढ़ा जाएगा ही। चलिए पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। तो पहला नंबर है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स ड्यू टू देयर मासेस सेपरेटेड बाय अ डेफिनिट डिस्टेंस। These are governed by the Newton's law of gravitation given by F is equal to G into M1 into M2 by R square। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या है? तो ये कोई भी एटम से लेकर कोई बड़े प्लैनेट से लेकर बड़े यूनिवर्स से लेकर मल्टीवर्सेस तक, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता है उनके मासेस के कारण, जो कि उनकी दूरी के पर डिपेंड करता है, तो उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्सेस बोलते हैं। और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिफाइन किया जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। उसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा। F इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे M1 और M2 क्या है? वो दोनों बॉडी के मासेस है। M1 है पहले बॉडी का मास, M2 है दूसरे बॉडी का मास, और R जो है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस समझ लिए यहाँ पे आपको लेना है डिस्प्लेसमेंट की तरह लेना है, वो सिंपल डिस्टेंस वाला नहीं लेना है। और ये जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है ग्रेविटेशनल फोर्सेस का। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहले नंबर पर है दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस याद रखिएगा, वो कभी भी रिपेल नहीं करते हैं। दे एग्जिस्ट बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, ये तो मैंने बता ही दिया। 2 नंबर है दे आर द वीकेस्ट फोर्सेस इन नेचर। तो सुनने में अजीब लगे पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही दुनिया में सबसे वीकेस्ट फोर्सेस है। फिर 3rd नंबर है दे आर सेंट्रल फोर्सेस इन नेचर, दैट इज दे सेट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। तो सेंट्रल फोर्सेस से दो भी बॉडी का सेंटर के बीच के लाइन पे हुए फोर्स मेनली एक्ट करते हैं। 4th नंबर है दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब है कि वो पोटेंशियल फोर्सेस है, वो कंजर्व हो जाता है। अगर कोई बॉडी किसी बॉडी से अलग होकर दूर चला जाता है तो उसके अंदर का ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्व हो जाता है, क्योंकि जब वो बॉडी वापस आएगा तो उसे वापस आने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको अट्रैक्ट करेगा, और जब इम्पैक्ट होगा तो उससे जो हीट एनर्जी जनरेट होगा वो उस अमाउंट के इक्वल होगा जब इस ऑब्जेक्ट से जो पहले वाला ऑब्जेक्ट था उससे जुड़ा हुआ था तब उससे अलग किया गया था। तो जितनी एनर्जी लगी थी उतनी ही एनर्जी वापस उसमें ऐड हो जाएगी, हीट की तरह रिलीज़ हो जाएगी। 5th नंबर है दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, डैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। दे वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। जैसे जैसे डिस्टेंस का बढ़ते जाएगी तो ये फोर्स वीक होते जाएगा। दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन एनी टू बॉडीज एग्जिस्ट इवन व्हेन देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज क्वाइट लार्ज। कहने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस लाइट ईयर्स, दो बॉडी अगर लाइट ईयर्स भी दूर है, हजारों लाइट ईयर्स भी दूर है, तो भी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट करेगी। सोच कर देखिए एक बार कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस का एरिया कितना बड़ा होता है जितने में उनका इफेक्ट होता है। द फील्ड पार्टिकल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कॉल्ड ग्रेविटॉन्स। द कंसेप्ट ऑफ द
exchange of field particles between two bodies explains how the two bodies interact from a distance. The gravitons के बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ये डेफिनेशन क्या है? द फील्ड पार्टिकल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कॉल्ड ग्रेविटोन्स। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो मतलब एज्यूम किया गया है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अलग अलग ग्रेविटी के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें ग्रेविटोन्स बोलते हैं। दूसरे नंबर पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में भी जान लेते हैं। तो दे इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को मिला के बना है। इसके नाम से ही आपको दिखता है इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक से मैग्नेटिक फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर द फोर्सेस बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस while magnetic forces are the forces between two magnetic force। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो दो स्टैटिक चार्ज के बीच में होता है, और वहीं मैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में होता है। द मूविंग चार्जेस गिव राइज टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो आप जनरेटर के बारे में जानते हैं, जनरेटर का प्रिंसिपल यही है। द कंबाइंड एक्शन ऑफ दिस फोर्सेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब दोनों फोर्स को मिलाकर जो उनका एक्शन होता है जिससे मूवमेंट क्रिएट हो सकता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो दीज फोर्सेज आर बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। वहीं ग्रेविटी जो है वो केवल अट्रैक्टिव होता है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। दे आर सेंट्रल फोर्सेस इन नेचर। ये भी सेंट्रल फोर्सेस है। दे ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटी की तरह ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते हैं। दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस इन नेचर। तो ये फोर्सेस भी कंजर्व हो जाते हैं। अगर आप एक आयरन ऑब्जेक्ट को मैग्नेट बनाते हैं तो उसके अंदर जो है वो जो आपने जितनी एनर्जी सप्लाई की थी उसे मैग्नेट बनाने में वो सारी की सारी उसमें कंजर्व हो जाती है और वो धीरे धीरे रिलीज होती है, और रिलीज होने के कारण आपका मैग्नेट का पावर समय के साथ कमज़ोर होते जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब आपका मैग्नेट वापस से एक नॉर्मल पत्थर बन जाएगा, या आयरन था तो आयरन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पर ऐसा होने में हज़ारों साल लग जाता है, तो नॉर्मली आपका ऑब्जेक्ट डिके कर चुका होगा। These forces are due to the exchange of particles known as photons which carry no charge and have zero rest mass। तो ये forces photons के कारण होते हैं, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उनके कारण बनते हैं। They are 10 to the power 36 times stronger as compared to gravitational forces। अब आप जानते हैं कि gravitational forces weak है और ये electromagnetic forces ये इनसे ज़्यादा ताकतवर है। ये 10 to the power 36 times strong है एंड 10 to the power 11 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन वीक फोर्सेस से 10 to the power 11 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। तीसरे नंबर पर है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तब इनके बारे में भी शॉर्ट नोट लिखना है। तो दे आर द फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियर ऑरिजिन। अब जो भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं सब एटम्स के अंदर होती है। एटम्स के अंदर के जो फोर्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आप को बहुत सारा एनर्जी लगाना पड़ता है एटम से उसके इलेक्ट्रॉन्स को अलग करने के लिए या फिर उसके न्यूट्रॉन्स को अलग करने के लिए। द पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस आर चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन विच आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो जो एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो एक फोर्स से बाइंडेड होते हैं और उसी फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, और वो फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि एटम बम का पावर जानते हैं ना, वो उतना ही स्ट्रांग होता है। हेंस दे मे बी डिफाइंड एज द फोर्सेस बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रांग फोर्सेस वो फोर्सेस है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन है तो दो न्यूट्रॉन्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। एक प्रोटॉन टू प्रोटॉन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है और एक न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहने का मतलब है कि एटम्स के अंदर ढेर सारे न्यूट्रॉन्स रहते हैं, मतलब अलग अलग एटम्स के अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन टू प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करता है। तो इन सारे फोर्सेस ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। अब यहाँ देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो न्यूक्लियर फोर्सेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो दे आर बेसिकली अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये अट्रैक्टिव होते हैं एंड बिकम रिपल्सिव व्हेन द
distance between nucleus is less than 0.s Fermi. They obey inverse square law. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं. दीज आर द टाइप ऑफ फोर्सेस दैट वी इनकाउंटर इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. तो ये वैसे फोर्सेस है जो हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में देखते हैं, यानी कि एटॉमिक स्केल पे या मॉलिक्यूलर स्केल पे. अब फोर्थ नंबर है हमारा वीक फोर्सेस. तो इनके बारे में भी जान लेते हैं. तो दे आर डिफाइंड एज द इंटरैक्शन विच टेक प्लेस बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. तो ये वो फोर्सेस है जो वो तब काम करते हैं जब कोई भी एटम या कोई मॉलिक्यूल का रेडियो एक्टिव डिके होता है, यानी कि जब आपका हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदल जाएगा और आखिर में सारा प्रोसेस मतलब डिके होते आखिर में आपका एटम जो है वो लेड बन जाता है. तो ये डीके प्रोसेस में जो फोर्स काम करते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं. इन पी डीके द न्यूक्लियस चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन. प्रोटॉन डीके में न्यूक्लियस प्रोटॉन में बदल जाता है. एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो विच इज़ अनचार्ज. द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द एंटी न्यूट्रिनो इज नोन एज वीक इंटरेक्शन और वीक फोर्स. तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में जो इंटरैक्शन होता है वो वीक फोर्स होता है. जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज है तो एंटी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनचार्ज है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीक फोर्सेस. तो वीक फोर्सेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर 1025 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस. तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से ये 1025 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. सोचिए अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज़्यादा वीक फोर्स होगा. दे एग्जिस्ट बिटवीन लेप्टॉन्स एंड मेसॉन्स. इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टडीज इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. गिव एन आउटलाइन ऑफ द 2 और 3 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट बाई एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ओवर द लास्ट 25 ईयर्स और सो. तब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. साइंस इज़ कंसर्न विद द अनफोल्डिंग ऑफ द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर. तो साइंस बना ही इसलिए है ताकि हम नेचर में अलग अलग फिनोमेना जो हो रहे हैं उनके रहस्य को जान सके. इट फॉर्मुलेट्स सिंपल लॉज एंड फाइंड्स द रिदम इन नेचर, मटेरियल एंड एनर्जी. तो साइंस में हम क्या करते हैं, जितने भी नेचर में होने वाली चीज़ है उन सब के बारे में कुछ लॉज बनाते हैं जिनसे हम अलग अलग चीज़ों के बारे में भी जान सके. उन लॉज को कंबाइन करें, बड़ा बनाए या छोटा बनाए, और इसकी मदद से हम नेचर में होने वाली चीज़ों को पहले ही जान जाए, यानी कि फ्यूचर को पहले ही प्रिडिक्ट कर ले. यूजिंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, द वेज टू यूज देम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी. तो साइंस का प्रैक्टिकल यूज़ करने को टेक्नोलॉजी बोलते हैं. फिर द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग. तो टेक्नोलॉजी का यूज़ हम इंजीनियरिंग में करते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी जो है साइंस से बनी और इस टेक्नोलॉजी से बनी इंजीनियरिंग. द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स यूजिंग मशीन एंड इम्प्लीमेंट्स इन इंजीनियरिंग. दिस इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल्स. तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम अलग अलग मशीन्स बनाते हैं. मशीन से अलग अलग प्रोडक्शन होते हैं, अलग अलग चीज़ों का बनाया जाता है. कार्स बनाया जाता है, फूड बनाया जाता है, बिस्किट्स बनाया जाता है, सब टेक्नोलॉजी की मदद से. द मोस्ट नोटेबल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द लास्ट 25 ईयर्स इज़ इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो पिछले 25 सालों से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है. फिजिक्स की ही देन है. कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी द रिवॉल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ओपनड अप फील्ड्स ऑन द इंटरनेट, सैटेलाइट लाइक लिंकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सर्विसेज, अदर पेरिफेरल डेवलपमेंट्स इन द इंडस्ट्री. तो जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवॉल्यूशन हुआ उससे अलग अलग फील्ड ओपन हो गए. इंटरनेट में सैटेलाइट को लिंक किया जाने लगा, सैटेलाइट से अर्थ के अलग अलग पावर से सैटेलाइट से अर्थ के अलग अलग टावर को लिंक किया गया ताकि हम मास कम्युनिकेशन कर सके और वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना सके. कंप्यूटर्स हैव चेंज्ड द फेस ऑफ सोसाइटी एंड मेड लाइफ इजी इन सेवरल फील्ड्स. कंप्यूटर एक कैलकुलेटर ही है, पर आज के समय में कंप्यूटर तो कैलकुलेटर से भी बढ़कर हो गया है. यह हमारे लाइफ को ईजी बना देता है, बहुत सारे काम ईजिली हो जाते हैं कंप्यूटर की मदद से. इट हैज़ इम्प्रूव्ड वर्क एफिशिएंसी इन मैनी सेगमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड पब्लिक लाइफ. वर्क जल्दी हो जाता है, डेटाबेस, DBMS ये सब की मदद से. कंप्यूटर्स हैव टच द लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड एडल्ट्स अलाइक. तो कंप्यूटर में आप भी गेम खेलते होंगे और बड़े लोग भी गेम खेलते हैं, तो ये हमें इंटरटेनमेंट के में भी मदद करता है. इट हैज़ हेल्प्ड बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रेलवे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक द इंश्योरेंस सेक्टर.
अब रेलवे, बैंक, ये सबको टिकट विकट के बारे में जानकारी रखनी पड़ती है, कौन पैसेंजर कहाँ गया। तो इंडिया में एक दिन में करोड़ों पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, तब उन सब के बारे में अगर कोई इंसान पेपर पर लिखने जाए तो वो बूढ़ा होकर मर ही जाएगा। इसलिए अब कंप्यूटर जो है वो मदद करता है, जो इंसान है वो खुद ही टाइप कर देता है अपना नेम और कंप्यूटर डेटा में सेव कर लेता है। इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स एंड अ बिग फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। तो सॉफ्टवेयर, इंडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, तो यहाँ से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी होता है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में उस सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादा दाम मिलते हैं। एडवांस साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग आर बीइंग डन बाय कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर की मदद से आज के ज़माने में जितने भी रिसर्च है वो कंप्यूटर्स करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च ऐसे होते हैं जहाँ पर जान का खतरा होता है, तो कंप्यूटर से रिसर्च कर पाना ज़्यादा आसान रहता है। और कंप्यूटर जो है छोटे छोटे स्केल पर भी काम कर सकता है और एक्यूरेसी के साथ, और हमारा ह्यूमन माइंड उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी पे काम नहीं कर सकता है। टीवी हैज़ एंटर्ड मोस्ट इंडियन हाउसेस एंड कम्युनिटी सेंटर्स कोर्टसी रिवॉल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टीवी के बारे में आप जानते हैं। और अब देखते हैं, बस ये लास्ट पैराग्राफ बची है। द यंगर जनरेशन इज़ मैड आफ्टर द स्टीरियो म्यूज़िक विथ सीडी फैसिलिटीज़। नई जनरेशन जो है वो गाना सुनने की बहुत शौकीन हो गई है। द ट्रांजिस्टर्स एंड टेप रिकॉर्डर्स आर फार लेफ्ट बिहाइंड। पहले के ज़माने में टेप रिकॉर्डर्स और ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता था, अब वो छूट चुकी है। अब हमारे पास तो नई नई चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ चेंज द फेस ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज वेल एज इंफॉर्मेशन dissemination. Quick transmission of news, views and comments are accepted as natural ones by listeners and viewers. तो आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हाल ही बदल दिया है। पुराने ज़माने में सब लोग नाटक देखने जाते थे, पर आज के समय में वर्ल्ड में कहीं भी नाटक चल रहा हो तो उसे आप घर पे अपना लाइव देख सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इससे पैसे का भी बचत होता है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा, ये रहा हमारा लास्ट आंसर। आप ये तीनों पढ़ चुके होंगे, तो आपको और कोई भी 4 to 6 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में नहीं पढ़ना होगा चैप्टर 1 से रिलेटेड।